सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से बल युग्म का आघूर्ण भी बताया था। ठीक है, दोनों को हमने सदिश राशि बताया था और इसका भिन्नीय सूत्र भी बताया था। भिन्नीय सूत्र क्या होता है? ml2t-2 इसका विमा सूत्र होता है। और मात्रक बच्चों जो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण को टाउ या एम से डिनोट किया जाता है, टाउ या एम से डिनोट करते हैं। न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है और विमा सूत्र इसका जो होता है ml2t-2 होता है। इतनी बात आप लोगों को पता होगा। और ये भी बताया था अगर वस्तु क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, मतलब दक्षिणावर्त घूमती है तो बलागुण को ऋणात्मक लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बलागुण ऋणात्मक कब लिया जाता है, तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के परितः क्लॉकवाइज घूमती है बच्चों दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त बलागुण जो होता है ऋणात्मक होता है। और जो वामावर्त होता है, वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वामावर्त होता है, वो बलागुण जो है धनात्मक लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज को जो है नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, लिखे हैं, काफी लोगों ने लिखा भी है। ठीक है, विमा सूत्र, मात्रा, ठीक है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, नेगेटिव, वामावर्त, पॉजिटिव, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब बच्चों आप लोगों को ये समझना है, आज जो है निकालिए आप लोग आघूर्णों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आघूर्णों का सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, आघूर्णों का सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ध्यान से समझना सारे लोग, और ये वस्तु इस बिंदु पर फिक्स कर दिया गया, इसको यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है और एक बल ऐसे लगा दिया जाए, एक बल ऐसे लगाएं और एक बल इधर से लगा दें। ठीक है, मान लो ये 10 न्यूटन का बल है और ये भी 10 न्यूटन का ही बल है। ठीक है, तो ये वाला बल इस बिंदु के परितः कैसे घुमाने का प्रयास करेगा? ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। ये देखो, इस बल के प्रभाव में ये वाला सिरा यहाँ पर निश्चित है, कील वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, फिक्स कर दिया गया है। और ऐसे जब लगाएंगे सिरे पर, ये वस्तु ऊपर की ओर उठेगी, ये नीचे की ओर जाएगी। कहने का मतलब इस बल की वजह से इसमें क्या होगा? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज वस्तु में जो घूर्णन का प्रभाव डेवलप होगा वो दक्षिणावर्त होगा। और बच्चों इस बल की वजह से जो प्रभाव होगा घूमने का, ये क्या होगा? वामावर्त होगा। ये वामावर्त घुमाने का प्रयास करेगा और ये दक्षिणावर्त घुमाने का प्रयास करेगा। अगर दक्षिणावर्त बलागुण वामावर्त बलागुण के बराबर हो जाता है तो ये वस्तु ना तो इधर घूमेगी ना तो इधर घूमेगी। जितना ये वाला बल इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, उतना ही ये वाला बल जो है वामावर्त घुमाने का प्रयास करेगा। समझिए बात कि नहीं? ये ध्यान रखें आप लोग, जो हम बात कह रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, अगर ऐसे देखो धक्का दें, अगर ऐसे घुमाने का प्रयास करें, जैसे 10 न्यूटन का बल लगाया, ऐसे देखो घूम रही है। अगर 10 ही न्यूटन का बल इधर से भी ऊपर की ओर लगाया जाए, इधर से 10 न्यूटन का बल, इधर से भी 10 न्यूटन का बल, अगर ये दक्षिणावर्त बलागुण और वामावर्त बलागुण बराबर है, ये बिल्कुल ऐसे साम्य अवस्था में रहेगी। साम्य अवस्था में वस्तु होगी, इसमें कोई भी घूर्णन गति नहीं होगी। समझिए बात कि नहीं? तो दक्षिणावर्त बलागुण का मान सदैव वामावर्त बलागुण के बराबर होता है। इसे कहते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। सभी लोग आओ फिर फटाफट। जल्दी से जुड़िए सारे लोग, जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनका क्लास एंड हो गया था। फटाफट आए, जल्दी से आ जाए। पुनः सारे बच्चे जुड़ जाएं फास्ट। जल्दी से फिर से जुड़ जाइए सभी लोग। सारे लोग फिर से आ जाएं फटाफट। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। हर्ष शर्मा गुड आफ्टरनून। जल्दी से आइए सारे लोग, जल्दी से आए। नहीं मलिक, आज बेटा डाल दिया जाएगा। शिवम तिवारी, बिल्कुल बेटा देख लिया हमने। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं बेटा आपके फोन में कोई दिक्कत होगा, बैक करके फिर से आप लाइव क्लास में जुड़िए, फिर से जुड़िए। डबल साउंड नहीं आ रही है।
अमन तिवारी, हाँ बेटा यूपी कैडेट 16 जून को जो है 90% है कि हो जाएगा एग्जाम, 90% है कि आपका एग्जाम होगा, इसलिए आप उसी फोकस में पढ़िए, मेन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए रेगुलर, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को गुड आफ्टरनून। शिवम यादव कह रहे हैं 12 मई से पीडीएफ नहीं आ रहा। बेटा जब कोई टॉपिक कंप्लीट होता तभी पीडीएफ दिया जाता है, वैसे पीडीएफ जो भी डेली का डेली जो भी कंप्लीट होता है टॉपिक उसका डाल दिया जाता है। आप जो है अपडेट कर लीजिए अपना एप्लीकेशन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पर आगुणों का सिद्धांत क्या है, ये दक्षिणावर्त बलागुण वामावर्त बलागुण के बराबर होता है। लिखिएगा सारे लोग, हेडिंग डालिए ना, दक्षिणावर्त आगुणों का सिद्धांत, इसमें लिखना दक्षिणावर्त बलागुण, दक्षिणावर्त बलागुण आगुण सदैव सदैव वामावर्त बलागुण के बराबर होता है, सदैव वामावर्त बल आगुण के बराबर होता है। दक्षिणावर्त बलागुण सदैव वामावर्त बलागुण के बराबर होता है, दक्षिणावर्त बलागुण सदैव वामावर्त बलागुण के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सारे लोग लाइव जुड़े, कहां चले गए सब? सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं क्रैश कोर्स के। सभी विद्यार्थी आ जाएं, तेजी से आए सारे लोग। क्रैश कोर्स वाले कहाँ गए सब? ठीक है, जल्दी से आए सारे लोग फटाफट। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ तो ये पॉइंट लिख लें, दक्षिणावर्त बलागुण का मान वामावर्त बलागुण के बराबर होता है, दक्षिणावर्त बलागुण वामावर्त बलागुण के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये आगुणों का सिद्धांत है, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। साम्य अवस्था के लिए हमने बताया था ना वस्तु में स्थानांतरित गति होगी ना वस्तु में घूर्णन गति होगी, ठीक है। मतलब बलागुण लगने की वजह से घूर्णन गति होती है और बल लगने की वजह से स्थानांतरित गति होती है। इसका मतलब वस्तु पर नेट बल शून्य होता है और वस्तु पर नेट बलागुण शून्य होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। साम्य अवस्था के लिए शर्त ये लिख सकते हैं, वस्तु की साम्य अवस्था के लिए शर्त, वस्तु की साम्य अवस्था, वस्तु की साम्य अवस्था के लिए शर्त, वस्तु की साम्य अवस्था के लिए शर्त। हमने साम्य अवस्था में क्या बताया था कि वस्तु में ना तो घूर्णन गति होगी ना तो स्थानांतरित गति होगी। स्थानांतरित गति कौन कराता है? बल। और घूर्णन गति कौन कराता है? बलागुण। इसका मतलब किसी भी वस्तु पर लगने वाला नेट बलागुण, नेट बल शून्य होना चाहिए, नेट बलागुण भी शून्य होना चाहिए। तो पहली शर्त यहां पर है, वस्तु पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए, वस्तु पर परिणामी बल शून्य, परिणामी बल शून्य होना चाहिए, वस्तु पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। और शून्य होने का मतलब कोई स्थानांतरित गति नहीं, वस्तु पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। इसका मतलब वस्तु पर कोई भी परिणामी बल काम नहीं करेगा। परिणामी बल का मान, बल तो लगना चाहिए लेकिन परिणामी बल, कुल बल, नेट बल क्या होना चाहिए? शून्य। इसका मतलब कोई स्थानांतरित गति नहीं। वस्तु पर अगर परिणामी बल शून्य होगा इसका मतलब कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होगी, कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होगी। दूसरा पॉइंट यह है, वस्तु पर परिणामी बलागुण शून्य होना चाहिए, वस्तु पर परिणामी बलागुण शून्य, परिणामी बलागुण शून्य, परिणामी बलागुण शून्य होना चाहिए, परिणामी बलागुण शून्य होना चाहिए। अर्थात दक्षिणावर्त बलागुण बराबर वामावर्त बलागुण, अर्थात दक्षिणावर्त बलागुण बराबर वामावर्त बलागुण होना चाहिए। तो वस्तु की साम्य अवस्था के लिए दो शर्त याद रखना, कोई वस्तु साम्य अवस्था में तभी होगी जब उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो, अर्थात कोई स्थानांतरित गति नहीं, और वस्तु पर लगने वाला परिणामी बलागुण शून्य हो, अर्थात कोई घूर्णन गति नहीं। मतलब दक्षिणावर्त बलागुण बराबर वामावर्त बलागुण अगर ऐसा है तो वस्तु जो है साम्य अवस्था में होगी। वस्तु किस अवस्था में होगी? साम्य अवस्था में होगी। वस्तु जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है? कोई दिक्कत किसी को?
अब तो ये आप निश्चित मान लीजिए आपका एग्जाम जो है, आप किसी डाउट में ना रहिए, आपका एग्जाम 16 जून को होगा ही होगा। ठीक है, 10-15% आगे पीछे मान चलिए, बाकी जो है 100% आप मान चलो कि आपको इतने अच्छे से रिवाइज करना है चीजों को जिससे आपका जो है अच्छी रैंक मिले। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा वस्तु की साम्यावस्था के लिए बल नेट बल शून्य होना चाहिए। ऑप्शन में लिखा होगा केवल बल शून्य होना चाहिए, केवल बलागुण शून्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बल व बलागुण दोनों शून्य होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 शर्त है साम्यावस्था के लिए, 2 शर्तें हैं, दोनों को याद रखना। अमन गौतम बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जी जान, एक लगा दो सब। ठीक है, क्योंकि यही मेन समय है पढ़ने का, यही मेन समय है। ठीक है, ध्यान देना, ये साम्यावस्था के लिए दोनों शर्तें याद रखो। अब बच्चों देखो, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। किसी वस्तु के द्रव्य की माप को द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं? किसी वस्तु के द्रव्यमान की द्रव्य की माप है, यह किसी वस्तु के द्रव्य की माप है, यह किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। द्रव्यमान जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है। द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान बच्चों अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ये मूल राशि है, 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है बच्चों। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और द्रव्यमान जो है ये इसका मान बदलता नहीं प्लेस टू प्लेस, ये फिक्स वैल्यू होता है। इसका मापन, द्रव्यमान का मापन जो होता है, द्रव्यमान को मापा जाता है। द्रव्यमान को मापते हैं भौतिक तुला से। द्रव्यमान को भौतिक तुला से द्रव्यमान मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में जो द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी द्रव्य है उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अदिश राशि होती है। ठीक है, ये अदिश राशि है, ध्यान रखना। ये सारी मात्रा किलोग्राम होता है। ये 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट चल रहा। ठीक है, कितनी बात सबको क्लियर है? यहां तक नोट हो गया सभी का ना? ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान के बारे में हो गया। इसके बाद भार, भार का लिखवाया था वैसे। जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी उसे भार कहते हैं। भार एक प्रकार का बल है। यह एक बल है। भार एक प्रकार का बल है बच्चों, यह एक बल है। यह सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बल सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है बच्चों, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। ठीक है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह ध्यान रखें आप लोग। भार एक सदिश राशि है। वह बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को उसे गुरुत्व कहते हैं। उसे ही हम लोग बोलते हैं भार। भार एक सदिश राशि है, एसआई मात्रक न्यूटन। और भार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है। भार डब्ल्यू का सूत्र होता है एम इंटू जी। भार डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। एम का मतलब द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान चूंकि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है, इसलिए वस्तु का भार भी अलग अलग प्लेस पर बदलता रहता है। अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगा। भार का मापन, भार मापा जाता है, भार मापा जाता है स्प्रिंग तुला द्वारा। स्प्रिंग तुला का उपयोग किया जाता है भार को मापने के लिए। स्प्रिंग तुला या इसी को हिंदी में कहते हैं कमानीदार। कमानीदार, कमानीदार तुला। भार का मापन स्प्रिंग तुला या इसी को बोलते हैं कमानीदार तुला से मापते हैं। भार का जो मापन है, भार को जो मापा जाएगा वो स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला से मापते हैं। भार परिवर्तनीय है, अलग अलग स्थानों पर भार का मान अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान एक ही बना रहता है। द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता, भार प्लेस टू प्लेस बदलता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जो है द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लेकिन जी का मान बदलता रहता है। इसलिए भार परिवर्तनीय है, लेकिन द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान का मापन करते किससे? भौतिक तुला से। और जो है भार का जो मापन होता है वो कमानीदार तुला से करते हैं। ठीक है, भौतिक तुला क्या है? भौतिक तुला पूछा जा सकता है, भौतिक तुला से क्या मापते हैं? तो आप कहोगे कि द्रव्यमान मापते हैं। भौतिक तुला से क्या मापते हैं? यूपी कैडेट में यही पूछा जाएगा। भौतिक तुला से मापा जाता है, द्रव्यमान मापा जाता है। या अच्छी तुला की विशेषताएं, ये हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छी तुला की विशेषताएं पूछा जा सकता है। अच्छी तुला की विशेषताएं, अच्छी तुला की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? भौतिक तुला से द्रव्यमान मापते हैं, तो अच्छी भौतिक तुला की क्या खास विशेषता होनी चाहिए? अच्छी तुला की विशेषता है तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट यह है, तुला सत्य होना चाहिए।
सत्य होना चाहिए, तुला सत्य होनी चाहिए। सत्य का मतलब बिल्कुल करेक्ट, कोई त्रुटि ना हो, इसमें कोई दोष ना हो, बिल्कुल नया हो, बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो द्रव्यमान के मापन में त्रुटि आ जाएगी। तो तुला सत्य होना चाहिए। जो भौतिक तुला है उसे द्रव्यमान का मापन करते हैं, और ये बिल्कुल एररलेस होना चाहिए, त्रुटि विहीन होना चाहिए, बिल्कुल सत्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इसमें एरर हो, त्रुटि हो, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुला सत्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तुला सुग्राही होना चाहिए। अच्छी तुला की विशेषताएं, सुग्राही होना चाहिए, तुला सुग्राही होना चाहिए। हम वही चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाली चीज है। अच्छी तुला, तुला की रचना आपको नहीं पढ़ना है, रचना आपको नहीं जानना है, सिर्फ यह जानना है कि भौतिक तुला से करते क्या है। भौतिक तुला से द्रव्यमान मापते हैं। और एक अच्छी भौतिक तुला की क्या विशेषताएं होती हैं? 4 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता का नाम क्या है? तुला सत्य होना चाहिए, त्रुटि विहीन होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुला सत्य होनी चाहिए। तुला सुग्राही, सुग्राही का मतलब यह है कि जरा सभी द्रव्यमान अगर पलड़ों पर रख दो, 2 पलड़े होते हैं भौतिक तुला में, 2 पलड़े होंगे, ध्यान रखना। एक पर वो चीज रखोगे जिसको तौलना होगा, और एक पर बाट रखते हैं, एक पर बाट रखते हैं, एक पलड़े पर। ठीक है, तुला जानते हो कि 2 पलड़े होते हैं, एक पर बाट रखा जाता है, एक पर वस्तु रखी जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे तुला बिल्कुल संतुलित है, जरा सा भी मास कम कर दे या जरा सा मास ज्यादा कर दे तो उसके जो पलड़े हैं वो डिसबैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, बिल्कुल सीध में ना रहे, तो समझ जाना वो सुग्राही है। हल्का सा भी द्रव्यमान कम ज्यादा करने से अगर जो है तुला के पलड़े जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं तो समझ जाना वो बिल्कुल सेंसिटिव है, वो सुग्राही है। क्या है? सुग्राही होना चाहिए। तुला सुग्राही होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। तुला सुग्राही होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, तुला सत्य होनी चाहिए, तुला सुग्राही होनी चाहिए। और इसके बाद तुला स्थायी होना चाहिए, तुला स्थायी होना चाहिए, तुला स्थायी होना चाहिए, तुला सत्य होनी चाहिए, तुला सुग्राही होनी चाहिए, तुला स्थायी होना चाहिए। और चौथा गुण है तुला सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसकी जो डंडी है, जो छड़ी है, वो जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तुला सुदृढ़ होना चाहिए, होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं आपको याद रखना है। ये 4 विशेषताएं आप सभी को याद रखना है कि अच्छी तुला की क्या विशेषताएं होती हैं। अच्छी तुला की विशेषताएं हैं, अच्छी तुला की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? तुला सत्य होना चाहिए, बिल्कुल सत्य होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। स्थायी का मतलब क्या है कि अगर जो है, जो यहां पर तुला है, 2 पलड़े हैं, अगर हम स्थायी की बात करें तो जब पलड़े नीचे जाते हैं तो उसका जो तुला का जो कांटा होता है, आप लोग देखते हैं, जो बिल्कुल सीध में रहता मापने के लिए, वो अगर जो है एक बार चला गया, फिर वापस द्रव्यमान को हटा दो पलड़े से, बाट को हटा दो, तो बिल्कुल वो फिक्स उसी जगह पे सुई जाकर के ऐसे खड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो है स्थायी होना चाहिए। समझिए बात कि नहीं? और वो जो डंडी होती तुला की, उस डंडी को मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब होता है सुदृढ़ होना चाहिए, स्थायी। इतना लिखो, फिर मैं बता रहा हूं। इतना लिखो, फिर बताते हैं। तुला दिखा रहे हैं आप लोगों को। तुला आप लोगों को दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यह है भौतिक तुला, ठीक है। ये इसके पलड़े हैं, ये भौतिक तुला बच्चों, ठीक है। फिजिकल बैलेंस ध्यान देना। तो यहां पर देखिएगा, ये फिजिकल बैलेंस है। क्या दिक्कत आ रही? क्या ब्लर आ रहा? 1 मिनट वेट करो। अब ठीक है ना? ठीक है, अब तो ठीक है। देखो यहां पर ये भौतिक तुला बच्चों, ये आप लोगों ने प्रयोगशाला में देखा होगा, ठीक है। यहां पर देखिए पलड़े, ये देखो पलड़ा, ये देखो यहां पर बच्चों ये पलड़ा बना हुआ, ये पलड़ा है, ये भी पलड़ा है, ठीक है। और ये जो डंडी की बात कर रहे हैं, ये डंडी है,
ये जो डंडी है इसकी सुदृढ़ होना चाहिए बिल्कुल, जो हमने कहा था कि बिल्कुल त्रुटि विहीन होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सुई है बिल्कुल सीध में होना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर रीडिंग लेते हैं तो ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। पलड़े ध्यान रखें, ये पलड़े 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो डंडी यहाँ पर देख पा रहे हो ये बिल्कुल रिजिड होना चाहिए, ऐसा ना हो इस पे द्रव्यमान रखें मुड़ जाए, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सुदृढ़ होना चाहिए। स्थायी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि हम किसी भी वस्तु का मापन कर रहे हो कितने ग्राम कितने मिलीग्राम का है, एक बार हमने बाट रखा है, एक बार वो वस्तु रखा है, ठीक है, तो हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद अगर वस्तु को हटा दें और बाट को हटा दें, जैसे वो तुला थी वैसे ही बिल्कुल हो जाए, जैसे पहले थी बिल्कुल साम्य अवस्था में वैसे ही हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्थायी होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, उसे कहते हैं स्थायी। कितनी बात समझ में आ गया होगा सबको, तुला स्थायी होना चाहिए। कुल मिलाकर के भौतिक तुला केवल चित्र देख लो, बाकी इसमें ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि तुला सुदृढ़ होना चाहिए, इसकी ये जो डंडी है ना, ये डंडी बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, ऐसा ना हो बाट और जो है वस्तु रखने के बाद ये मुड़ जाए, टेढ़ा हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, सुदृढ़ होना चाहिए। और सत्य होने का मतलब क्या है कि कोई त्रुटि ना हो। सुग्राही का क्या मतलब है कि अगर बिल्कुल मान लो बैलेंस है, उधर हमने बाट रखा, इधर वस्तु रखा, बिल्कुल संतुलित है, अगर जरा सा भी द्रव्यमान कम या ज्यादा करने से ये पलड़े ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, ज्यादा, तो समझ जाना कि ये क्या सुग्राही है। स्थायी का मतलब जैसे मापन हमने कर लिया, मापन करने के बाद हमने वस्तु को भी हटा दिया एक पलड़े से और बाट को भी हटा दिया, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही हो जाए, तो समझ जाना कि इसको बोलते हैं स्थायी होना चाहिए, ये स्थायी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 4 विशेषताएं याद रखिए। भौतिक तुला से करते क्या है, यूपी कैडेट में पूछा जा सकता है, द्रव्यमान मापते हैं। भौतिक तुला की एक अच्छी भौतिक तुला की क्या विशेषताएं होती हैं, दोष जिसमें ना हो, ध्यान रखो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, सत्य होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं आपको याद रखना है, भौतिक तुला की ये विशेषताएं, ठीक है। अब बच्चों ये जो देख रहे हो यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ से ये वाली भुजा तुला की भुजा कहलाती है, और ये वाली भुजा भी तुला की भुजा। तो तुला की 2 भुजाएं होती हैं, एक इधर वाली है और एक इधर वाली है, 2 भुजाएं हैं, और ये 2 पलड़े हैं, 2 भुजाएं। तुला की भुजाओं की जब बात करेंगे, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, ये 2 भुजाएं हैं, 2 पलड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बात, ठीक है। इससे हम लोग क्या मापते हैं, इससे हम लोग जो है द्रव्यमान का मापन करते हैं, इससे हम लोग द्रव्यमान का मापन करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो अच्छी तुला की विशेषताएं, तुला सत्य होनी चाहिए, तुला सुग्राही होनी चाहिए, तुला स्थायी होना चाहिए, तुला सुदृढ़ होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गया, हमने पूरी चीजें क्लियर कर दी। अब अगर बच्चों कोई भी तुला सत्य नहीं है, कोई भी तुला सत्य नहीं है जिसमें त्रुटि है, एक हमको भौतिक तुला दे दिया जाए और उस भौतिक तुला से हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना है, लेकिन वो भौतिक तुला जो है दोषपूर्ण है, तो दोषपूर्ण तुला की सहायता से किसी भी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान कैसे मापेंगे, ये हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालिए सभी लोग, हेडिंग डालिएगा, देखिए, दोषपूर्ण तुला की सहायता से, दोषपूर्ण जिसमें दोष हो, दोषपूर्ण तुला की सहायता से, दोषपूर्ण तुला की सहायता से किसी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना, किसी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान मापना। मतलब हमारे पास जो तुला है वो बच्चों दोष युक्त है, दोषपूर्ण है। हमारे पास एक ऐसी भौतिक तुला है जिसमें दोष है, जो सत्य नहीं है, दोषपूर्ण है, दोष युक्त तुला है, और इस दोष युक्त तुला की सहायता से किसी भी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान हम मापना चाहते हैं। तो 2 प्रकार के सवाल आएंगे, इसमें 2 प्रकार के सवाल यहां पर आएंगे, ठीक है। समझ में सबको आ रहा होगा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता दें, ठीक है। दोषपूर्ण अगर तुला है उसकी सहायता से वस्तु का द्रव्यमान कैसे मापेंगे। जब सवाल में बच्चों लिखा हो स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति देखिए, स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति आपको देखना है, सिचुएशन नंबर 1 ये है कि जब तुला की भुजाएं असमान दी गई हो, सवाल में जब तुला की भुजाएं असमान हो, पहले प्रकार का सवाल जो पूछा जाएगा, तुला की भुजाएं असमान हो। अगर किसी न्यूमेरिकल में असमान नहीं लिखा है तो आप असमान समझ के चलना। तो तुला की भुजाएं अभी हमने बताया था, तुला की भुजाएं अभी हमने तुला दिखाया था आप लोगों को, इस तरीके से तुला की भुजाओं की बात करते हैं। ये देखिए पलड़े हैं, ये ठीक है, ये पलड़े हैं और ये तुला की भुजा है। ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा अगर बराबर ना हो तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर बाट रखते हैं, यहाँ पर बच्चों बाट रखेंगे और इधर उस वस्तु को रखेंगे, इधर वस्तु रखेंगे और इधर बच्चों बाट रखेंगे, इधर में बाट रखेंगे और इधर वस्तु रखेंगे। एक पलड़े पर बाट, एक पलड़े पर वस्तु, और जो है वस्तु का द्रव्यमान मापेंगे। मान लो W1 मिला, फिर क्या करते हैं, बाट को इधर रखो। दूसरे मापन में क्या करते हैं कि बाट इधर ले जाओ, ठीक है, और वस्तु को यहां पर रखो। तो
कहने का मतलब एक बार वस्तु को इस पलड़े पर रख के मापेंगे, भार W1 प्राप्त हुआ। एक बार इस पलड़े पर उसी वस्तु को रख के मापेंगे, तो दोनों पलड़ों पर बारी बारी से जो है वस्तु को रख करके तौलना पड़ता है। दोनों पलड़ों पर, अब जैसे 2 स्पून तुला है तो इस पलड़े पर रख के वस्तु का मापन करेंगे द्रव्यमान, तो अलग भार प्राप्त होगा, और जब इसमें रखेंगे तो अलग द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो दोनों पलड़ों पर अलग अलग जो है भार प्राप्त होगा, यानी द्रव्यमान प्राप्त होगा, W1 और W2। ठीक है, तो W1 और W2 की सहायता से वास्तविक द्रव्यमान हम लोग माप सकते हैं। बोलो इतना नोट है कि नहीं? इतना नोट हो गया होगा। जब तुला की भुजाएं असमान हो, जब तुला की भुजाएं असमान हो, इसमें देखो हम लिख रहे हैं, जब पहले व दूसरे पलड़ों पर वस्तु का द्रव्यमान W1 व W2 प्राप्त हो तो वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान W का जो सूत्र होता है, W कैसे निकालेंगे? अंडर रूट W1 गुणे W2, अंडर रूट W1 गुणे W2 कर देंगे, अंडर रूट के अंदर W1 गुणे W2 कर देंगे। ध्यान दो, पहले प्रकार का जो सवाल पूछा जाएगा, सवाल में लिखा होगा कि जो है तुला की भुजाएं असमान है, नहीं लिखा हो तो भी असमान समझना। तो दोनों पलड़ों पर अलग अलग वस्तु को रख करके तौलेंगे। पहले पलड़े पर रखा तो मान लो उस वस्तु का द्रव्यमान W1 मिला, ठीक है, और दूसरे पर रख करके तौला तो W2 प्राप्त हुआ, तो W1 W2 मिल गया। अब उस W1 और W2 के आधार पर हम जो है क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग जो है वास्तविक भार निकाल सकते हैं। ये W1 और W2 का गुणोत्तर माध्य है। जैसे दो संख्याएं A और B का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? G बराबर अंडर रूट AB, G बराबर अंडर रूट AB होता है। दो संख्याओं A और B का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट AB होता है। ऐसे बच्चों W1 और W2 का गुणोत्तर माध्य निकाल लेना, वास्तविक भार आ जाएगा। इसका अर्थ है W1 व W2 का गुणोत्तर माध्य निकालना पड़ेगा, गुणोत्तर माध्य निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा। गुणोत्तर माध्य निकाल लेना, W1 व W2 का गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? इतनी बात क्लियर? जब पहला सवाल यह है, जब किसी तुला की भुजाएं असमान हो व इनके पलड़ों पर किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर W1 व W2 प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान W बराबर अंडर रूट W1 इंटू W2, W1 और W2 का गुणोत्तर माध्य। ये सवाल आया नहीं अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इस बार आ सकता है क्योंकि किताब के पीछे आपके सवाल ये दिया गया। ये सवाल उठा के रख सकते हैं, अभी तक ये पूछा नहीं गया। 2011 से लेकर के और 2020 तक ये सवाल पूछा ही नहीं गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किताब का, ये जरूरी पार्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इस बार ये ध्यान रखना, W बराबर अंडर रूट W1 W2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 देखिएगा। स्थिति नंबर 2 देखते हैं, जब तुला की भुजाएं समान हो, अगर समान लिखा होता तो ठीक है, नहीं लिखा तो असमान समझना। लिखा है तो ठीक है समान, और नहीं कुछ लिखा तो असमान समझ करके चलिएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर समान लिखा है तब तो समान, ये कंडीशन जानना, और नहीं कुछ लिखा तो असमान समझना। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। जब तुला की भुजाएं समान हो, जब ये स्पेशल लिखा हो तभी ये मानना, भुजाएं, तुला की भुजाएं समान हो तो, जब तुला की भुजाएं समान हो तो वस्तु का वास्तविक भार कैसे निकालेंगे, या वास्तविक द्रव्यमान, वस्तु का रियल मास, वास्तविक द्रव्यमान, वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान W बराबर होता है, तब W1 प्लस W2/2 कर देना, W1 प्लस W2/2 कर देना, W बराबर W1 प्लस W2/2। इसका मतलब समांतर माध्य, दो संख्याएं A और B दी गई हो, दो संख्याएं A और B दी गई हो, उनका समांतर माध्य क्या होता है? A प्लस B/2। ऐसे W1, जब हमने देखा कि तुला की भुजाएं समान है और पहले पलड़े पर वस्तु का द्रव्यमान W1 मिला, दूसरे पलड़े पर उसी वस्तु को रखा, वस्तु का द्रव्यमान W2 निकल के आया। भाई पहले पर तौला, पहले पर जो पलड़े पर तो W1 द्रव्यमान प्राप्त हुआ, दूसरे वाले पर जो हमने मापा तो W2 प्राप्त हुआ। तो वास्तविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे, W1 और W2 का समांतर माध्य, तो W1 प्लस W2/2 हो जाएगा। ये होगा W1 व W2 का समांतर माध्य, W1 व W2 का समांतर माध्य, W1 व W2 का समांतर माध्य आ जाएगा, W1 व W2 का समांतर माध्य हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेगा तो दो, एक तो भुजाएं असमान, ना कुछ लिखा हो तो असमान, और समान लिखा होगा तो ठीक है। असमान की कंडीशन में जो है गुणोत्तर माध्य निकाल लेना, अंडर रूट W1 W2 कर देना, और जो है समान अगर लिखा है तो समांतर माध्य W1 प्लस W2/2। ठीक है, इतना ये हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को। हमने कई चीजें इंपॉर्टेंट बताई जो आप लोग सुने नहीं थे, जैसे हमने साम्यावस्था बताया, साम्यावस्था के लिए क्या शर्त है, ठीक है, अच्छी तुला की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तुला से, भौतिक तुला से क्या करते हैं,
और जो है स्प्रिंग तुला से क्या करते हैं, और किसी दोषपूर्ण तुला से किसी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान कैसे मापेंगे, उसके दो न्यूमेरिकल होंगे। तुला की भुजाएं जब समान होंगी तो W1 और W2 का गुणोत्तर माध्य लेना पड़ेगा, तुला की भुजाएं समान होंगी तो W1 + W2/2 लेना पड़ेगा। इतनी बात शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग जो है जरा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका टेस्ट देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का एक टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। टेस्ट देखो बराबर करा दे रहे हैं, हर चैप्टर जो भी पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट क्यों कराया जा रहा, क्योंकि जिससे आपको याद बना रहे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उनके सारे सवाल भी करा दे रहे हैं। फटाफट देखिए, चलो इसका आंसर बताओ सारे लोग, इसका आंसर बताएंगे सारे लोग। गोपाल पटेल बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, स्वागत है। शिव मौर्य बी बता रहे हैं, हर्ष शर्मा बी बता रहे हैं, दिशा रेते, सारे लोग जो है, कुछ लोग बी कुछ लोग ए। अरे यार अभी बताया था बलागुण क्या होता है, बलागुण बताया था बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बलागुण बराबर होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये भी भूल गए, बल आघूर्ण सदिश राशि है, कैसी राशि है यही भूल जाओगे काम कैसे चलेगा। और इसका सूत्र होता है F गुणे डी, बल गुणे दूरी, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, क्या मात्रक हुआ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। बीमा इसकी क्या होती है, बीमा mL2T-2 होती है, बीमा mL2T-2, बताओ भाई न्यूटन मीटर। अच्छा, इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते, ध्यान रखना, जो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है उसे जूल कहते हैं, कार्य का जो मात्रक न्यूटन मीटर होता है उसे जूल कहते हैं, लेकिन बच्चों इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते, ये ध्यान रखने की बात है, इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते, ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जूल किसका मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखना, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक। और ये न्यूटन सेकंड किसका होता है, ये आवेग का मात्रक होता है, आवेग, आवेग या बच्चों संवेग का भी मात्रक कह सकते हैं, आवेग हो संवेग हो बलागुण हो, आवेग हो संवेग हो बलागुण, ये सारी की सारी सदिश राशियां, ये सारी की सारी कैसी हैं सदिश, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसे हम लोग जो है यहां पर न्यूटन मीटर को वास्तव में जूल कहते हैं, लेकिन इस न्यूटन मीटर को ये जूल नहीं कहेंगे, कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर उसे जूल कहते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका बताओ जरा, टेस्ट का मतलब टेस्ट, तुम लोग बताओ इसको, क्योंकि हमने पूरा बढ़ा दिया इसका, जल्दी जल्दी बताएं सारे लोग। इसका आंसर बताओ, किसी वस्तु को उसके अक्ष के परिधि घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। शिवम कुमार, शिवम, आदित्य, अमन गौतम, अभय, व्योम त्रिपाठी, अर्पित, मोन्टू, गुड्डू, विपिन, सुनील, ठीक है, सबका सही आ रहा। ये बलागुण कहते हैं, तो बलागुण की परिभाषा लिखी है, ऐसे देखो डेफिनेशन जो लिखवाया जाता है ना, इसीलिए लिखवाया जाता है, परिभाषा यहाँ पर लिखी रहती है एग्जाम में, किसी वस्तु को उसके अक्ष के परिधि घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दाब क्या है, दाब भी पूछा जा सकता है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, सबको पता होना चाहिए, अभिलंबवत लगने वाला बल, लगने वाला बल दाब कहलाता है, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाला बल दाब, दाब P बराबर होता है F/A, दाब P बराबर F/A, कभी कभी ऐसे लिख देता, तिरछा गुणा कर देता है, यह बराबर हो जाएगा P × A, बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसा पूछा जा चुका है। दाब अदिश राशि है, कई बार हमने बोल दिया, 75 बार याद हो जाना चाहिए। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, दाब अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या बच्चों पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है। इसका बीमा सूत्र भी लिखवा चुके हैं, mL-1T-2 होता है, mL-1, जितना चीजें याद रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा, पूरा रटा होना चाहिए सब चीजें। दाब का बीमा सूत्र mL-1T-2 होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, एक क्वेश्चन से कई बता रहे हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ये बच्चों बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। एक होता है गेज दाब, गेज दाब हमने बताया है और आगे बताएंगे भी, ठीक है, गेज दाब जो चैप्टर आएगा, गेज दाब जब मापते हैं इसे मैनोमीटर से, मैनोमीटर से भी दाब मापा जाता है, लेकिन ये गेज दाब कहलाता है। दाब के अन्य मात्रक में अन्य मात्रक भी होते हैं, दाब के अन्य मात्रक लिख लो, वायुमंडल होता है, बार होता है, बार भी दाब का मात्रक है, टॉर भी दाब का मात्रक होता है, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब, ये आप लोग कृषि से संबंधित है तो ध्यान रखना, ये सब पता होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बच्चों कहते हैं 1.01 बार, इसी को 0.1 बार कहते हैं, क्योंकि एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या इसी को 760 टॉर कहते हैं,
ये एक वायुमंडलीय दाब का मान बार में पूछा जाए इतने बार होता है, और टॉर में पूछा जाए 760 टॉर होता है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में पूछा जाए ये होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमने दाब के बारे में सब बता दिया। दाब यही एक चैप्टर है, यही सब मिलेगा। यूपी कैडेट में क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा, सदिश है कि अदिश से पूछेगा, बीमा पूछेगा, या हो सकता है वायुमंडलीय दाब मापते किससे, दाब से संबंधित और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछता है। बाकी दाब में तो बहुत पूछे, लेकिन आपके सिलेबस में ये जो हमने लिख दिया है ये दाब के बारे में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाने वाला है। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए, सोते जागते उठते बैठते ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दाब क्या है। दाब के बारे में सब इतना पता होना चाहिए, इसी में से कोई सवाल आएगा। ठीक है, अब जैसे ये संवेग लिखा है, संवेग किसे कहते हैं? संवेग जहां पर वेग दिख जाए, कुल मिलाकर के समझ जाना, जैसे आवेग, संवेग, वेग, कोणीय संवेग, जहां पर वेग आपको मिल जाए समझ जाना सदिश राशि है। तो संवेग सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पर ये संवेग होता है, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग होता है। द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, ये क्या होता है? संवेग। संवेग होता है सदिश राशि। संवेग का सूत्र लिख लो, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर होता है md। कभी कभी सूत्र पूछ लेता, संवेग का सही सूत्र है P बराबर md। यूपी कैडेट में वो प्रश्न पूछा जाता है जो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, ये पूछा जा सकता है। समझिए, जरूरी नहीं आप लोगों को ये याद है तो सबको याद होगा। P बराबर md भी पूछा जा सकता है। P बराबर md द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग होती है सदिश राशि। संवेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश जो है अनुभव से पता चलेगा, देखने से आप नहीं पता कर पाओगे कौन सी राशि सदिश है कौन सी अदिश है, बार बार आपको याद करना पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग जो है सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है संवेग का, अभी बताया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसी को न्यूटन सेकंड कहते हैं, इसी को न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। इसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो ठीक है। यहां पर जो है न्यूटन सेकंड लिखो, न्यूटन सेकंड, और बीमा भी लिख लो इसकी, संवेग की बीमा। बीमा होता है ml t-1। देखो यहाँ पर द्रव्यमान का होता है m, और यहाँ पर मीटर है लंबाई l, नीचे t है ऊपर जाएगा तो t-1, या ml t-1 हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है। कोणीय वेग, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इसकी बीमा होती है t-1, इसकी बीमा होती है t-1। कई बार हमने बताया भी ये सब चीजों को। ठीक है, इतना नोट कर लेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इसका बताओ, बलयुग्म, बलयुग्म का आघूर्ण होता है मोमेंट ऑफ कपल। बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? इसका आंसर बताएं सारे लोग। बलयुग्म का आघूर्ण, सभी विद्यार्थी बलयुग्म का आघूर्ण बताएं। बलयुग्म का आघूर्ण बता दें। एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे गुणन अक्ष से बल की लंबवत दूरी, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, 2 गुणे बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बताओ क्या होगा? श्याम जी सी बता रहे हैं, सी कैसे होगा? अर्पित यादव बी बता रहे हैं। बलयुग्म क्या होता है ये हमने बताया था। बलयुग्म, एक बल ऐसे लगता है F, और एक बल ऐसे लगता है F, दोनों बल सेम है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी D होती है। तो कोई एक बल और बलों के बीच की दूरी, एक बल और यहाँ बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। बी कौन बता रहा भाई? विपिन कुमार, विनोद त्रिपाठी। बी कहाँ? ये बल आघूर्ण नहीं कहना, बलयुग्म का आघूर्ण, ये बल के जोड़े हैं। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल, देखो एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे इन बलों के बीच की लंबवत दूरी D, ये गुणा कर दीजिए तो बलयुग्म का आघूर्ण। ऐसे किताब से ही सवाल आ जाएगा, बता निकालोगे वहां पर जाके। ठीक है, पीछे से आ जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे। 20 बार बताए हैं कि सब क्वेश्चन को रट लो। किताब में एक भी प्रश्न बचे नहीं जो आपको याद ना हो, नहीं तो हल्के में लड़के ले लेते हैं। क्या होता है, बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं। बेस किताब के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हल कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सबके उत्तर याद होने चाहिए, है ना। लगभग मैंने करा दिया है। जो 40-50 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं 1-2 दिन के अंदर वो भी करा दूंगा। सब एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, सब करा चुके हैं 1 to 1, लेकिन उनको रटे होना चाहिए सब। यहाँ पर देखो बलयुग्म लिखा भैया, कपल, बलयुग्म का आघूर्ण। तो दोनों बलों में से कोई एक बल, यही तो बल के जोड़े बलयुग्म है, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल जो होता है बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। ये भी सदिश राशि है, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा सभी विद्यार्थी, अगला सवाल देखें। आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? बताओ आघूर्णों का सिद्धांत क्या है? अभी हमने बताया आघूर्णों का सिद्धांत, देखते हैं कितने लोगों को पता है आघूर्णों का सिद्धांत। जल्दी बताएं आघूर्णों का सिद्धांत। इसमें लिखा है दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर 1/वामावर्त बलाघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण प्लस वामावर्त आघूर्ण बराबर 1, दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण गुणे वामावर्त आघूर्ण बराबर नियतांक। क्या उत्तर है इसका? विमल कुमार शर्मा, दिशा गुप्ता, कृष्णा, श्वेत मिश्रा, शिवम, हर्ष, अमित कुमार मौर्य, प्रीति, अंकिता आपका गलत है, शिवम मौर्य, श्वेत, लकी गोस्वामी, हर्ष शर्मा, आलोक, नमन जैन, अवनीश। ठीक है, सभी का सही है। दक्षिणावर्त
बलाघूर्ण का मान वामावर्त बलाघूर्ण के बराबर होता है, सी विकल्प, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। अगले प्रश्न का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। अच्छी तुला होनी चाहिए, अच्छी तुला होनी चाहिए, बताओ भाई। अच्छी तुला होनी चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छी तुला होनी चाहिए, अच्छी तुला होनी चाहिए। अमन गौतम, शिवम कुमार, सुनील गंगवार, गलत भाई। अच्छी तुला होनी चाहिए खाली सत्य है ना। मोन्टू, विकास, आदित्य, सत्येंद्र, संतोष, सुनील गंगवार नकल कर लिए, गुड्डू वर्मा, नरेंद्र। ठीक है, अब सबका सही आ रहा। ठीक है, सबका सही आ रहा। ठीक है, वेरी गुड। सभी विकल्प सही है, सत्य होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, सभी विकल्प सही है। ठीक है, एक और मैंने लिखवाया स्थायी होना चाहिए। ठीक है, चारों पॉइंट याद रखिएगा। अच्छी तुला की विशेषताएं सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ अभी की सवाल। भौतिक तुला द्वारा किसी वस्तु जिस भौतिक गुण की माप होती है वह है, बताओ। भौतिक तुला द्वारा किसी वस्तु जिस भौतिक गुण की माप होती है वह है, किसी वस्तु के जिस भौतिक गुण का माप होता है उसका क्या नाम है? भार, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसका बताओ। चलो काफी लोगों का सही है, बी ऑप्शन बता रहे हैं द्रव्यमान, इसका मतलब क्लियर, द्रव्यमान का मापन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बताइए फटाफट। अगला इसका बता दो भाई सभी लोग, 7वां नंबर सवाल। 7वां बताओ। ठीक है, सबका कमेंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी भौतिक तुला की भुजाएं असमान, पहली कंडीशन जो बताया था, भुजाएं असमान है और तुला में पासन नहीं है। ठीक है, कोई पासन नहीं है, क्या होता है उनके पलड़ों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है उसमें, जैसे मान लो तुला ऐसे है, ये पलड़े ऐसे बने होते हैं और यहाँ पर ये सुई इस तरीके से होती है। होता क्या है कि थोड़ा बहुत ये सुई इधर उधर होती है, ऐसे मान लो है, थोड़ा सा तिरछा है। तो अब इसको बिल्कुल वहां तक सीधे में ले जाने के लिए यहाँ पर चाहे इस वाले पलड़े पर, जैसा अगर ये इधर नीचे की ओर है तो क्या करेंगे, अगर ये तिरछा ऐसे है, ऐसे पलड़े हैं, इनको बराबर लाने के लिए हम लोग कोई ना कोई पदार्थ रखते हैं पलड़ों पर। ठीक है, किसी एक पलड़े पर हमको रखना पड़ता है, उसे पासन कहते हैं, उसे पासन कहते हैं। यहाँ कह रहा पासन भी नहीं है और भुजाएं यहाँ समान है, तो एक पलड़े पर वस्तु का द्रव्यमान W1, दूसरे पर W2 है, तो उसका वास्तविक द्रव्यमान W बताओ। काफी लोग बता दिए सी, यदवीर, वीरेंद्र पाठी, नरेंद्र पाल, शिवम कुमार, अर्पित, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी है, तो सूत्र सबको याद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बताइए, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल करना है सभी लोगों को। एक वस्तु को किसी तुला के एक पलड़े पर रखने पर उसका द्रव्यमान 45 ग्राम आता है, इसका मतलब W1 बराबर 45 ग्राम, W1 बराबर 45 ग्राम, तथा दूसरे पलड़े पर रखने पर 80 ग्राम आता है, तो W2 बराबर कितना, 80 ग्राम, W2 बराबर 80 ग्राम आता है। तो वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान बताइए, रियल बताइए। अब समस्या यह है कि कौन सी स्थिति समझेंगे, W बराबर अंडर रूट W1 W2 से करेंगे या W बराबर W1 प्लस W2/2। यहाँ पर भुजाएं समान तो लिखा नहीं, कहीं पर भुजाएं समान तो लिखा नहीं है, इसका मतलब असमान मान के करना इसको, क्योंकि भुजाएं समान यहाँ पर लिखा नहीं है, तो असमान मान के करिए। तो W बराबर, जल्दी से बताओ आंसर। नमन जैन, ठीक है, पहले जवाब आया है नमन जैन का। श्वेत मिश्रा, ठीक है, इसके बाद नवीन कुमार, ठीक है। देखो जब यहाँ पर तुला की भुजाएं समान ना लिखी हो तो असमान मान के चलो। तो पहले पलड़े पर वस्तु का द्रव्यमान W1 मिला है, उसको W1 लिख लिया 45 ग्राम। दूसरे पलड़े पर जब हमने तौला तो कितना मिला, 80 मिल गया। ठीक है, तो W बराबर क्या सूत्र लगाओगे, अंडर रूट W1 गुणे W2, गुणोत्तर माध्य लगा दो। W बराबर अंडर रूट W1 गुणे W2, तो W बराबर हो जाएगा अंडर रूट W1 कितना हो जाएगा 45 और इंटू क्या हो जाएगा 80। इसको ऐसे बच्चों लिख दो, इसको देखो 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 5 45, 16 5 80, 5 गुणे 16 लिख सकते हो बच्चों। अब वर्गमूल निकालना आसान है, 9 का वर्गमूल 3 और ये 5 5 25, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, 4 5 20, 20 या 60, 60 ग्राम आ जाएगा। काफी लोगों ने निकाल लिया, आसान न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, सबका लगभग सही आ रहा। देखो यहाँ पर जो है समान भुजाएं नहीं लिखी है, इसका मतलब असमान समझना, ये W1 है, ये W2 है। W बराबर अंडर रूट W1 W2। अब ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, W1 और W2 वैल्यू रख दो, यहाँ 45 है, 9 5 45, 9 गुणे 5 कर दिया 80 को, 16 5 80, 5 गुणे 16 कर दिया, 9 का वर्गमूल 3 है, 25 का वर्गमूल 5 है, 16 का वर्गमूल 4 है, 4 5 20, 20 या 60, 60 ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक तुला के पलड़े समान द्रव्यमान के हैं परंतु उनकी भुजाएं समान लंबाई की नहीं है। भुजाएं असमान वाला सवाल है, यहाँ लिखा असमान भुजा, ठीक है, भुजाएं असमान की है। किसी अनाज की बोरी को एक पलड़े पर रखकर
तोलने पर उसका द्रव्यमान 81 किलोग्राम आता है। दूसरे पलड़े पर रखकर तोलने पर 100 किलोग्राम आता है। ये W1 है, W1 बराबर 81 किलोग्राम और W2 100 किलोग्राम। तो कह रहा बोरी का वास्तविक द्रव्यमान बताइए, बताओ भाई अनाज की बोरी का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा? अमन कुमार राजावत, ठीक है, करो जल्दी से फटाफट। स्वेत मिश्रा, ठीक है, अभिषेक यादव, वेरी गुड, शिव मौर्य, हर्ष शर्मा, लगभग सभी का आ गया। तो भुजाएं असमान लंबाई की है तो W बराबर होगा अंडर रूट क्या होगा W1 गुणे W2, अंडर रूट W1 गुणे W2 कर दो सीधे सीधे। W1 कितना है 80, ठीक है, ये है 80 और 80 नहीं 81, ये 81 बच्चों, यहाँ पर 81 लिखो, ये 81 है और यहाँ पर क्या है 100 हो जाएगा। अब देखो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 9 9 81 और 100 का वर्गमूल 10 इंटू 9 सबका आ गया 90 किलोग्राम। कितना आएगा 90 किलोग्राम आ जाएगा, रियल वेट निकल गया 90 किलोग्राम। सबका आंसर आ गया। अमन तिवारी, सौरभ यादव, शिवम, ठीक है, सबका आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन जरूरी हैं, इनको बिल्कुल क्लियर रखो। हाँ, इसका आंसर बताओ सब लोग, अभी हमने शुरुआत में बता दिया था बल आघूर्ण का।